गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए एक बार मैं फिर से आ चुका हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है नीट पॉइंट साइंस एवेन्यू। और आज मैं आपका जो क्लास 12 का अगले लेक्चर है, जो ये सीरीज चला रहा हूं क्लास 12 का, उसको मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूं। चैप्टर नंबर 2 का भी हम लोग आगे देखने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर तक अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था ये मैं आपको बता दूं कि अभी तक हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में कंप्लीट स्टडी कर लिया है। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में अभी तक हम लोगों ने उसका पूरा डिटेल स्टडी करते हुए सभी चीज के बारे में जान लिया है। अब क्या है, अब हम लोग क्या करते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव हॉर्मोन के बारे में अब जानेंगे। और उसमें अब हम लोग देखेंगे कि उसका क्या स्ट्रक्चर है और कहाँ पे जो है वो फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। और जहां से फिर जब वो गैमेट का फॉर्मेशन हो जाएगा तब फिर हम लोग क्या देखने वाले हैं कि कैसे मेल गैमेट फीमेल गैमेट से मिलन होगा, उन लोगों का मिलन होगा। यानी कि अभी हम लोग दुल्हा के बारे में कंप्लीट स्टडी कर चुके हैं, अब दुल्हन के बारे में थोड़ा देखने जा रहे हैं, उसके घर के बारे में देखने जा रहे हैं। तो इसको बताने के लिए बिना लेट किए हुए कौन आएंगे, हमारे कल्लू भैया। और मैं आपको बता दूं मैं हूं डॉक्टर मोहसिन आलम और आपका आज के लेक्चर में इसमें स्वागत करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गाइनोशियम। गाइनोशियम। अब ये गाइनोशियम जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव हॉर्न है। जैसे वहां पे हम लोग जो है एंड्रोशियम को मेल रिप्रोडक्टिव हॉर्न बोले थे, उसी तरह से जो है स्टूडेंट ये फीमेल रिप्रोडक्टिव हॉर्न है। तो इसमें इससे बात करेंगे हमारे कौन, कल्लू भैया, और आपको पूरा क्या करेंगे इसके बारे में जानकारी देंगे। तो चलिए इनसे ये पूछेंगे ताकि आपको जो है क्या हो, आपको पढ़ने में काफी आसानी हो सके। तो आपके बदले में ये आपका काम करते हैं, तो आप भी ध्यान से देखिएगा और समझिएगा टॉपिक को। तो कल्लू भैया गाइनोशियम से पूछते हैं कि गाइनोशियम, चलिए अब अपने बारे में बताइए और हमको ये चीज समझाइए कि आपके अंदर फीमेल गैमेट का कहाँ पे फॉर्मेशन होता है। मेल गैमेट का तो हमने देख लिया है, अब फीमेल गैमेट का हो जाएगा तो इसके बाद फिर आप लोगों का मिलन करने का व्यवस्था मैं लगाऊंगा। तो चलिए तो गाइनोशियम बोलता है कि भैया चलिए आप एक एक तरफ से मेरे बारे में जानते चलिए। तो फिर ये गाइनोशियम क्या बोलता है कि जानते हैं भैया, हमको फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट कहते हैं। इट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर कहा जाता है। यानी कि फ्लावर का हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट करने वाले हैं और हमारा नाम है गाइनोशियम। तो कल्लू भैया बोलते हैं कि वाह। तो फिर गाइनोशियम कहता है कि जानते हैं भैया हमारे यूनिट होते हैं, हमारा यूनिट होता है। तो ये बोलते हैं यूनिट मतलब क्या, तो ये बोलता है कि हमारा गाइनोशियम क्या है, पूरा स्ट्रक्चर है, उसका एक पार्ट को क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है कार्पेल। क्या बोला जाता है, कार्पेल, या उसको बोला जाता है पिस्टिल, या एक और नाम उसको दिया जाता है। जैसे कि मेल रिप्रोडक्टिव जब सिस्टम पढ़ रहे थे हम लोग, तो उसमें जब एंड्रोशियम हमको समझा रहा था तो वहां पे एंड्रोशियम एक शब्द बोला था कि जानते हैं सर हमारा यूनिट जो है वो स्टामेन होता है। और उसके साथ साथ एक और वर्ड का उसने इस्तेमाल किया था कि वो ये बोला था कि हमारे यूनिट को स्टामिन भी कहते हैं और माइक्रोस्पोरोफिल भी कहा जाता है। तो यहाँ पे गाइनोशियम बोलता है कि जानते हैं सर उसी तरह से जैसे वहां माइक्रोस्पोरोफिल था, हमारे यूनिट को भी क्या बोला जाता है, मेगा स्पोरोफिल। क्या बोला जाता है, मेगा स्पोरोफिल कहा जाता है। तो कल्लू भैया पूछ दिए कि भाई मेगा स्पोरोफिल क्यों कहा जाता है। तो बोलता है कि फिल मतलब सर आपको पता ही होगा कि लीव्स होता है और मेगा स्पोर ऐसा लीव्स जो मेगा स्पोर को बनाए। वहां पे क्या था, एक ऐसा लीव्स था जो क्या करता था कि वो फीमेल सॉरी मेल पार्ट को बनाता था, और एक ऐसा यहाँ पे लीव्स जो फीमेल पार्ट को बनाए उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, मेगा स्पोरोफिल। वहां पे मेल पार्ट को बनाता था इसलिए माइक्रोस्पोरोफिल था, और यहाँ पे फीमेल पार्ट को बनाएगा इसलिए जो है इसको मेगा स्पोरोफिल कहा जाता है। क्योंकि
जो फीमेल के गैमेट्स होते हैं उसको मेगा स्पोर कहा जाता है। तो कल्लू भैया बोलते हैं कि वाह, चलिए ठीक है, यानी कि आपका तो नाम बहुत ज्यादा है, कार्पेल भी कहा जाता है, पिस्टिल भी कहा जाता है और मेगा स्पोरोफिल भी कहा जाता है। तो ये गाइनोसियम बोलता है कि हम फीमेल पार्ट में है भैया। फीमेल को तो ऐसे भी बहुत सारे नामों से लोग बुलाते हैं, जानते हैं। चलिए अब आगे बताते हैं अपने बारे में। तो ये बोलता है, गाइनोसियम कहता है कि जानते हैं भैया, जो कार्पेल है, पिस्टिल है, ये जो है किसी किसी में हमारे अंदर वो क्या होता है कि किसी में एक ही पाया जाता है, यानी कि एक फ्लावर है और इस फ्लावर के अंदर किसी के अंदर एक पाया जाएगा। ये हमारा पूरा पार्ट जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, यानी कि इसी को गाइनोसियम बोलते हैं। तो किसी फ्लावर के अंदर अगर एक पाया जाए तो उसको क्या बोलते हैं? मोनोकार्पलरी। मोनोकार्पलरी यानी कि मोनो मतलब क्या होता है? एक। मोनो मतलब क्या होता है? वन। और कार्पलरी मतलब कार्पेल। अगर एक कार्पेल अगर होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मोनोकार्पेल। यानी कि एक ऐसा फ्लावर जिसके अंदर क्या हो, एक कार्पेल प्रेजेंट हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मोनोकार्पलरी। उसी तरह से अगर बहुत सारे कार्पेल प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं मल्टी कार्पलरी। मल्टी कार्पलरी बोला जाता है, यानी कि बहुत सारे फ्लावर जो प्रेजेंट हैं और फ्लावर में बहुत सारे कार्पेल प्रेजेंट है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मल्टी कार्पलरी। अब इस मोनोकार्पलरी के बारे में कहता है, एनसीईआरटी का लाइन है कि कंसिस्ट ऑफ सिंगल कार्पेल। कंसिस्ट ऑफ सिंगल कार्पेल, यही बात, यानी कि एक कार्पेल को रखने वाले जो फ्लावर है उसको मोनोकार्पलरी फ्लावर कहा जाता है। और बहुत सारे जो कार्पलरी रखेंगे या पिस्टिल रखेंगे उसको मल्टी कार्पलरी कहा जाता है, यानी कि मोर देन वन पिस्टिल। आप ऐसे लिख सकते हैं इसमें, मोर देन वन कार्पेल या और पिस्टिल। मोर देन वन कार्पेल या पिस्टिल, यानी कि एक से ज्यादा अगर होगा, मतलब क्या कहना चाह रहा है कि एक फ्लावर है उसके अंदर जो है इस तरह से ये फीमेल का जो गाइनोसियम का पार्ट है इस तरह से ये एक से ज्यादा हो, इस तरह से एक से ज्यादा हो, तो ऐसा फ्लावर जिसमें ये जो फीमेल पार्ट है एक से ज्यादा हो उसको क्या बोलते हैं? मल्टी कार्पलरी बोला जाता है। अब ये बोलता है कि जानते हैं भैया, ये गाइनोसियम बोलता है, जानते हैं कल्लू भैया, मल्टी कार्पलरी में भी दो अलग अलग टाइप के होते हैं। तो वो बोलता है कि एक अगला पेज ले लीजिए आप, तो यहाँ पे आप देखिएगा कि मल्टी कार्पलरी जो है, मल्टी कार्पलरी जो है उसमें दो तरह के होते हैं। कौन कौन होते हैं भाई? इसका भी दो तरह से होता है, होगा बहुत सारा, एक से ज्यादा कार्पेल होगा, लेकिन एक अगर बहुत सारे कार्पल है और वो किस अवस्था में है? फ्यूज फॉर्म में है, तो उसको क्या बोलते हैं? सिनकार्पस। सिनकार्पस, यानी सिन मतलब क्या होता है? फ्यूज्ड, यानी कि जुड़ा हुआ। सिन मतलब क्या होता है? फ्यूज्ड, यानी कि बायोलॉजी के अंदर जब भी सिन आए, SYN, तो उसका क्या मतलब समझना है कि वहां पे वो जुड़ा हुआ है। जैसे सिन गैमिट था तो वहां पे गैमिट आपस में क्या थे? मिलते हैं, तो वहां इसी तरह से सिन कार्पस, यानी कि ऐसे कार्पस जो आपस में एक दूसरे से क्या हो? अटैच हो, है मल्टीपलरी, एक से ज्यादा है लेकिन एक दूसरे से ऐसे जुड़ा हुआ, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिन कार्पस। और जो ऐसे कार्पस जो एक दूसरे से अलग अलग हो, है मल्टीपलरी लेकिन अलग अलग हो, तो उसको क्या बोलते हैं? एपो कार्पस। कल्लू भैया बोलते हैं वाह, बहुत अच्छा बात, यानी कि मल्टी कार्पलरी का दो और प्रकार होता है, यानी कि कार्पेल अगर फ्यूज्ड है, बहुत सारा है लेकिन फ्यूज फॉर्म में है, तो उसको सिन कार्पस बोलते हैं। और अगर अलग अलग होगा तो उसको एपोकार्पस बोलते हैं। फिर बोलता है कि जानते हैं, फिर कहता है कि इसमें लिख लेते हैं भैया यही बात को कि मे बी फ्यूज्ड टुगेदर, मे बी फ्यूज टुगेदर, और मे बी फ्री कार्पेल। यहां पे क्या होगा?
मे बी फ्री पिस्टिल या कार्पेल, क्योंकि ये एनसीईआरटी का लाइन है। आप ये समझिएगा स्टूडेंट, ये जो भी बात हमने लिखा है वो एनसीईआरटी में यही बात दिया हुआ है, यानी कि ऐसे कार्पेल जो क्या हो, फ्यूज्ड एक दूसरे से हो, उसको सिन कार्पस, और ऐसे कार्पस जो एक दूसरे से अलग अलग हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपोकार्पस। फिर ये बोलता है कि गाइनोसियम कहता है कि जानते हैं सर, इस सब का एग्जाम्पल भी है, क्योंकि अब आपके स्टूडेंट के कल्लू भैया से कहता है कि जानते हैं कल्लू भैया, अब आपके जो स्टूडेंट इधर देख रहे हैं उन लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि भाई इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, ये जानने का इच्छा हो रहा होगा। तो एज इसके एग्जाम्पल भी थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा। सिन कार्पस का जो एग्जाम्पल है वो है पेपेभर। इसके बाद क्या होता है, मस्टर्ड, ये मस्टर्ड है। इसके बाद क्या होता है, टोमेटो। इसके बाद क्या होता है भाई, हिबिस्कस। हिबिस्कस यानी कि पेपेभर, मस्टर्ड आप लोग जानते हैं, सरसों, उसके अंदर भी, टमाटर के अंदर भी, और ये हिबिस्कस के अंदर भी आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि ऐसे कार्पेल मिलेंगे कि जो एक दूसरे से क्या होंगे, फ्यूज, मल्टीपल होंगे लेकिन एक दूसरे से क्या होंगे, फ्यूज होंगे। उसी तरह से अगर इधर देखा जाए, अगर इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो इसका भी जो है एपोकार्पस का जो एग्जाम्पल है उसमें एनसीईआरटी में एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसको बोला गया है, इसका एग्जाम्पल है मिचेलिया। मिचेलिया का, ये मिचेलिया जो है वो उसमें एपोकार्पस पाए जाते हैं, और साथ ही साथ और क्या क्या किस में पाया जाता है, लोटस के अंदर पाया जाता है, यानी कि जो कमल का फूल होता है, और रोज के अंदर पाया जाता है। तो इस तरह से जो है ये एपोकार्पस का जो, जिसका कार्पल बहुत सारा होंगे, आप लोटस में देखे होंगे स्टूडेंट के बीच में जो फ्लावर व्हाइट व्हाइट कलर किनारे होता है, और बीच में बहुत सारे जो है आपको इस तरह से कार्पेल देखने के लिए मिलेंगे, वो भी फ्री फॉर्म में मिलेंगे, ऐसे एकदम बहुत खूबसूरत दिखता है अगर देखे होंगे तो। रोज में भी देखिएगा कि रोज के अंदर जब फ्लावर को, जब आप पंखुड़ी को हटाइएगा तो बीच में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये सब जब देखिएगा तब पता चलेगा, थोड़ा देखिएगा आप लोग। तो उसी तरह से मिचेलिया के अंदर है, लेकिन जब पेपेभर में, मस्टर्ड में, टोमेटो में, हिबिस्कस में देखिएगा तो इस सब के अंदर होंगे बहुत सारे लेकिन एक दूसरे से फ्यूज्ड होंगे। तो अब बात आता है कि कल्लू भैया पूछते हैं कि अरे भैया गैनोसम भैया, वो भी भैया बोलते हैं, ये भी भैया बोलते हैं, क्या रिस्पेक्ट है, देखिए एक दूसरे के प्रति क्या रिस्पेक्ट है। चलिए, तो बोलते हैं क्या भैया, ये कैसे याद होगा कि सीन वाला कौन था एग्जाम्पल और एपो वाला कौन था एग्जाम्पल, कुछ है व्यवस्था। भाई इंडिया है, इंडिया में तो व्यवस्था ही व्यवस्था चलता है, जुगाड़। तो ये बोलते हैं कि हाँ है ना, बिल्कुल, आप एक ट्रिक बता दीजिए, बच्चे लोगों को ट्रिक बता दीजिए, आपके बच्चे बहुत अच्छे तरीके से जान लेंगे। तो बोलते हैं कि वाह, ट्रिक बताइए तब। तो ये ट्रिक देने जा रहे हैं। चलिए, ट्रिक है इसके लिए, सिन कार्पस के लिए ट्रिक है, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। ट्रिक क्या है कि एक लड़की है साइना, जो क्या देने वाली है, पीएमटी है, ठीक ना। तो एक लड़की है साइना जिसको पीएमटी देना है, और उसको याद दिलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पीएमटी कौन सा एग्जाम होता है, पहले प्री मेडिकल टेस्ट, यानी कि नीट का ही एक तरह से कह सकते हैं कि दूसरा नाम जो है प्री मेडिकल टेस्ट है। तो ये मेडिकल में जाने से पहले टेस्ट होता है जिसको पीएमटी भी बोला जाता है, नीट को। तो उसी का एग्जाम है, यानी कि नीट का एग्जाम है पीएमटी का, और उसी में जो है जैसे पहले इसका नीट का नाम था AIPMT, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट, तो उसमें उसको बोला जाता था। तो आज तो वो नीट हो गया है। तो उसी के ट्रिक पर कि साइना का पीएमटी है, याद दिला रहे हैं हम लोग। तो साइना को याद दिलाएंगे और साथ में हम लोग इसका एग्जाम्पल याद कर लेंगे। तो देखिए ट्रिक देखिए, साइना मतलब क्या होगा, साइना का सीन हो गया, सीन कार्पस, सीन कार्पस हो गया साइना से। पी से क्या हो गया भाई, पेपेभर। एम से क्या हो गया, मस्टर्ड, मस्टर्ड। और टी से क्या हो जाएगा, टोमेटो। और है से है, ऐसे ब्रैकेट में है, आजकल है व्हाट्सएप में नहीं लिख देते हैं,
तो है से क्या हो जाएगा, हिबिस्कस, ये हिबिस्कस। तो इस तरह से साइना का पीएमटी है, ये हम लोग याद दिलाए, और याद दिलाते दिलाते हम लोगों को ही याद हो गया कि कैसे इसको याद करें, ठीक है ना। तो आप लोग याद कर लीजिएगा कि भाई सीन कार्पस में कौन कौन है, इतना ऐसा और होते हैं, लेकिन इतना आपको इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से एपोकार्पस में क्या है कि मिचेलिया है, लोटस है और रोज है। इसके लिए क्या है, एक एग्जाम्पल है, एक ट्रिक है, इसका ट्रिक क्या है कि आप मिलो रोज और इंग्लिश में क्या लिखते हैं हम लोग, ऐसे रोज लिखते हैं, ठीक है ना। आप मिलो रोज यानी कि आप अलग अलग हैं तो आपको मिलना जरूरी है, मतलब जब हवाएं चलेंगी तो एक दूसरे से मिलना जरूरी है। सीन में तो मिलना जरूरी नहीं था, सीन में सिर्फ याद दिलाना था हम लोगों को, याद हो गया। लेकिन एपो क्या है, अलग अलग है, तो इसमें हम लोग क्या ट्रिक बना दिया कि आप मिलो रोज, क्योंकि आप अलग अलग हैं तो आपको मिलना पड़ेगा, क्योंकि आप एक ही फ्लावर का पार्ट है, ठीक है। तो उसी से ये आ गया, आप मिलो रोज। तो अब आपको याद हो गया होगा कि एपो मतलब या आप मतलब क्या होगा, एपोकार्पस, एपोकार्पस। एम आई से क्या हो जाएगा, मुंबई इंडियन नहीं है ये मिचेल है, मिचेलिया। तो आजकल आईपीएल का बुखार चढ़ा है। अब एल क्या है, एल से लोटस, और ओस, एल ओ से क्या हो जाएगा, लोटस, एल ओ से सॉरी, और रोज से जान ही रहे हैं, रोज। तो इस तरह से आप मिलो रोज, रोज रोज, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा, ये बोलता है गाइनोसियम कि भैया आपको भी अब समझ में आ गया होगा और आपके बच्चे को भी समझ में आ गया, तो बोलिए आ गया ना, चलिए ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा। अब क्या है, तो ये कल्लू भैया बोलता है कि ठीक है, अब कार्पस, कार्पस यानी कि कार्पेल पिस्टिल, कार्पेल पिस्टिल के बारे में आप बहुत सारा बात बता दिए कि इसका अगर ये सिंगल होगा तो मोनोकार्पस, बहुत सारा होगा तो मल्टी कार्पलरी कहा जाता है। फिर मल्टी कार्पलरी में भी टाइप बता दिए। अब ये है क्या, इसका स्ट्रक्चर दिखाइए, बेताब हो रहा हूँ, बेचैन हो रहा हूँ मैं। तो कहते हैं, गाइनोसियम कहता है कि चलिए ना भैया, हेडिंग डालिए आप, स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल, स्ट्रक्चर ऑफ कार्पेल, कार्पेल या पिस्टिल। देखिए बार बार हम ऐसे लिख रहे हैं स्टूडेंट, कार्पेल या पिस्टिल, दोनों एक ही है। चूंकि अब एनसीईआरटी में कार्पेल नहीं दिया हुआ है, माने कार्पेल वहां पे लाइन में नहीं मेंशन किया हुआ है, पिस्टिल पिस्टिल किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि बार बार मोनोकार्पलरी, मल्टी कार्पलरी, सीन कार्पस, एपोकार्पस, तो कार्पलरी कार्पलरी यूज किया है, लेकिन एनसीईआरटी ने वहां पे पिस्टल हमेशा यूज किया है। इसीलिए यहाँ पे हम पिस्टल बार बार साइड में लिख दे रहे हैं, ताकि आपको ये कंफ्यूजन ना हो। जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है उसको तो बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एकदम ध्यान से समझ में आना चाहिए। तो इस तरह से अब स्ट्रक्चर ऑफ कार्पेल देख रहे हैं। तो अब गाइनोसियम बोलता है, कल्लू भैया से जानते हैं भैया, अब आप ही इससे पूछिए, यानी कि कार्पेल से ही आप बात कीजिए और वही अब आपको समझाएगा। तो हम कल्लू भैया आप कार्पेल से बात करने लग रहे हैं कि भाई कार्पलरी आप बताइए, पिस्टल आप बताइए कि क्या है, आपका स्ट्रक्चर बताइए। तो बोलता है कि पहले आप एक बढ़िया सा फिगर बनाइए। इस तरह से ये थैलेमस पार्ट, थैलेमस, जिस पर ये क्या है, हमारा कार्पेल का पार्ट पूरा अटैच है। तो ये कार्पेल कहता है कि जानते हैं भैया, कल्लू भैया, हमारा तीन पार्ट होता है। सबसे ऊपर वाला पार्ट को बोलते हैं स्टिग्मा, और उसके बाद ये जो लंबा पार्ट है इसको बोलते हैं स्टाइल, और ये जो नीचे बल्ज पार्ट, फूला हुआ पार्ट है, इसको बोलते हैं ओवरी।
यानी कि कार्पेल कहता है कि हमारा 3 पार्ट है। जब हमको देखिएगा तो आपको दिखेगा 3 पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो अब कार्पेल कहता है कि चलिए अब एक एक तरफ से इस सब के बारे में मैं बताता हूँ। तो कल्लू भैया एकदम पूरा बैठ कर कंसंट्रेट होकर के एकदम ऐसे देख रहे हैं, एक्साइटमेंट है ना, आप भी देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्टिग्मा कहता है और कार्पेल कहता है स्टिग्मा के बारे में कि जानते हैं सर ये कौन सा पार्ट है। कहता है कि ये सबसे ऊपर पार्ट है, यानी कि फ्री पार्ट ऑफ कार्पेल। आप ऐसे कह सकते हैं फ्री पार्ट ऑफ कार्पेल। क्यों ऐसे बोला? क्योंकि देखिए नीचे तो थैलेमस से ये अटैच है, ऊपर में कोई भी चीजों से ये अटैच नहीं होता है, इसलिए फ्री पार्ट है। ये क्या है? फ्री पार्ट। इसके बाद एक एनसीईआरटी में ये एक लाइन दिया हुआ है, कार्पेल कहता है कि जानते हैं भैया, एनसीईआरटी में एक स्टिग्मा के बारे में बड़ा बेहतरीन तारीफ करते हुए कहा है कि इट इज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पोलन ग्रेन। क्या कहा है? देख लीजिए, लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पोलन ग्रेन। कब कब ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है? आफ्टर पॉलिनेशन। आफ्टर पॉलिनेशन, यानी कि जब पॉलिनेशन होगा, यानी कि बारात आएगा, जब पोलन ग्रेन पूरा बारात लेकर के अपना आएगा, तो यही वो जगह है जहां पे लैंड करेगा। यानी कि यही वो जगह है जहां पे फर्स्ट टाइम बारात जो है वो रुकेगी और यहीं पे पहचाना जाएगा, यहीं पे केमिकल्स डायलॉग्स होंगे और फिर उसको आगे भेजा जाएगा, दुल्हन से मिलने के लिए भेजा जाएगा। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो इसीलिए एनसीईआरटी कितना लैंडिंग, लैंडिंग मतलब क्या? लैंडिंग प्लेटफॉर्म। जैसे एरोप्लेन लैंड करता है, एरोप्लेन गिरता है, बैठता है, ऐसा नहीं, लैंड कर रहा है। उसी तरह से पोलन ग्रेन भी उड़ करके लैंड करेगा, चाहे मीडियम जो भी हो। तो इस तरह से इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? लैंडिंग प्लेटफॉर्म बोला जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया। अब कार्पेल का था कि स्टिग्मा के बारे में इतना ही काफी है आपको जानना। ये अब स्टाइल के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि स्टाइल जो है वो क्या है? वो इलोंगेटेड पार्ट है, एनसीईआरटी का लाइन है, इलोंगेटेड सिलिंड्रिकल, इलोंगेटेड सिलेंडर पार्ट, जो क्या करता है? ये इलोंगेटेड सिलेंडर पार्ट है जो क्या कर रहा है? किसके नीचे है? बीनीथ द स्टिग्मा, यानी कि स्टिग्मा के नीचे है। स्टिग्मा का क्या है? ये नीचे पाया जाता है, स्टिग्मा ऊपर है और ये नीचे है। तो ये कैसा है? इलोंगेटेड है, लंबा है, सिलिंड्रिकल पार्ट है और ये कहाँ पे पाया जाता है? बीनीथ द स्टिग्मा होता है। अच्छा, यहाँ पे दो चीजें हैं स्टूडेंट, ये होलो भी हो सकता है और ये कंपैक्टली पैक्ड भी हो सकता है। और ये कंपैक्टली पैक्ड होता है तो वो ट्रांसमिशन टिश्यू से पैक्ड होता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक बार ट्रांसमिशन टिश्यू पाए जाते हैं किसमें? सॉलिड स्टाइल के अंदर। ये चीज ध्यान में रखिएगा कि अगर ये होलो है तो ठीक है, होलो है तो वहां पे सब ये किनारे किनारे पे सेल्स पाए जाएंगे। लेकिन अगर ये कंपैक्टली पैक्ड है तो वो जब पोलन ट्यूब बनता है तो उस समय वो आराम से आगे बढ़ता है। तो अगर कंपैक्टली पैक्ड है तो ये ट्रांसमिशन टिश्यू से ये बना होता है, ठीक है। तो ये जो है आप ध्यान में रखिएगा। और ये सॉलिड स्टाइल में देखने के लिए मिलता है, यानी कि जिसका ये पूरा कंपैक्टली पैक्ड होगा उसके अंदर ये ट्रांसमिशन टिश्यू देखने के लिए मिलता है। क्योंकि इस पर नीट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए आपको यहीं पे आपको ये चीज ध्यान में रखना है। नीट के अंदर क्वेश्चन शायद 2016 में या 15 में पूछा हुआ था, इसको आप लोग देख लीजिएगा पीवाई की जब कीजिएगा तो, ठीक है। तो इस तरह से ये ध्यान में रखना है। स्टाइल के बारे में ये हो गया। अच्छा, एक स्टाइल के बारे में एक और बात बोलता है, ये कनेक्ट करता है स्टिग्मा और ओवरी को। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि कनेक्ट स्टिग्मा
एंड ओवरी, यानी कि ये कनेक्ट करके रखता है किसको, स्टिग्मा को और ओवरी को। देखिए ये पार्ट है ऊपर में स्टिग्मा से है और नीचे में ओवरी से कनेक्ट है, ठीक है। इसके बाद ये आगे कहता है कि ओवरी वाला पार्ट पर चलिए, यानी कि कार्पेल कहता है कि सर अपने स्टूडेंट को जो है ओवरी वाला पार्ट पर लेके चलिए ताकि उन लोगों को समझ में आ जाए। तो ओवरी के बारे में एनसीईआरटी क्या कहता है, ये कह रहा है कार्पेल कल्लू भैया से कि कहता है कि देखिए ये बेसल बेस में पाया जाने वाला पार्ट है, यानी कि बेसल पार्ट, बेसल बल्ज पार्ट है, यानी कि बेस वाला पार्ट है, नीचे पाया जाता है, और बल्ज है, फूला है, फूला हुआ पार्ट है। तो बेसल बल्ज पार्ट ऑफ कार्पेल, कार्पेल, यानी कि कार्पेल का जो बेसल बल्ज पार्ट है उसको क्या बोला हुआ है, एनसीईआरटी बोला हुआ है। कार्पेल या पिस्टिल, बार बार हम बोल रहे हैं, एनसीईआरटी में पिस्टिल दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा, तो वो कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये बेसल बल्ज पार्ट ऑफ कार्पेल है जो एकदम नीचे में पाया जाता है। और ये फिर ये बोलता है कि जानते हैं इसके अंदर जो है एक कैविटी पाया जाता है, इसके अंदर एक कैविटी पाया जाता है। लेकिन कैविटी से पहले एक स्ट्रक्चर आपको दिखा दे रहे हैं थोड़ा सा इसका, इस तरह से, इस तरह से ये टोटल जो है, जैसी हल्का सा ओवरी को खोलिएगा उसमें आपको ये एक स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं प्लासेंटा, प्लासेंटा। और ये प्लासेंटा के बीच बीच में जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं हम लोग ओवेरियन कैविटी, ये वाला ओवेरियन कैविटी। और इस ओवेरियन कैविटी को एनसीईआरटी एक टर्म दिया है, इसको बोला है कि ये लोक्यूल है, ये लोक्यूल है, इसको लोक्यूल भी कहते हैं। और इसी के अंदर जो है ओवेरियन कैविटी के चारों तरफ प्लासेंटा पाया जाता है, एक स्ट्रक्चर है प्लासेंटा। और इसी प्लासेंटा के ऊपर क्या होता है, इसी प्लासेंटा के ऊपर होता है ओवरी के ऊपर ओव्यूल, यानी कि ये वही पार्ट है, ये वही पार्ट है जिसमें ये जहां पे क्या होगा, फीमेल गैमिट का निर्माण होगा। यानी कि ओव्यूल को एक और नाम से जाना जाता है। जैसे याद कीजिए जब एंथर के अंदर हम लोग गए थे तो वाल के बाद एक चार ऐसे गोला गोला स्ट्रक्चर मिला था जिसको हम लोग माइक्रोस्पोरेंजियम कहते थे। लेकिन यहाँ पे ये ओव्यूल जो है वो अब चूंकि फीमेल पार्ट बना रहा है तो यहाँ पे इसका क्या नाम होगा, मेगा स्पोरेंजियम। क्या इसको बोला जाता है, और इसको बोला जाता है मेगा स्पोरेंजियम, मेगा स्पोरेंजियम। यानी कि प्लासेंटा के अंदर ओव्यूल, और ओव्यूल को एक और नाम से जाना जाता है मेगा स्पोरेंजियम। ये भी क्वेश्चन आ चुका है नीट के अंदर कि फीमेल के अंदर मेगा मतलब ये जो जहां पे गैमिट बनते हैं वो मेगा स्पोरेंजियम कौन होता है, तो ओव्यूल होता है। ये चीज ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन आ चुका है, पीवाई कीजिएगा तो अपने आप समझ में आ जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे जो है अब ओव्यूल कहाँ होता है, ये तो प्लासेंटा समझ में आ गया। अब ओव्यूल देखिए, यहाँ पे व्हाइट कलर से हम बना रहे हैं, इस तरह से ओव्यूल होता है। ये ऐसे होता है, ऐसे चारों तरफ लगे हुए होते हैं, इस तरह, इस तरह से। तो ये जो है इस तरह से, यही क्या है, ये जो व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं यही ओव्यूल है जिसको मेगा स्पोरेंजियम कहते हैं। तो फिर ये कार्पेल कहता है कि यही वो पार्ट है कल्लू भैया कि जो क्या करेगा, यही जो मेगा स्पोर का निर्माण करवाएगा। तो बोलते हैं कि अरे भाई तो इसके बारे में आप बताइए ना, इसके बारे में दिखाइए। तो बोलता है कि उससे पहले आप ये बात समझिए कि ये जो प्लासेंटा है उसमें कभी कभी एक ही कार्पेल पाया जाता है, सॉरी एक ही ओव्यूल पाया जाता है, और कभी कभी आप देखिएगा बहुत सारा ओव्यूल पाया जाता है। तो बोलता है कि उसका भी कुछ नाम है क्या, तो ये बोलता है कार्पेल के हाँ, कल्लू भैया मैंने पूछे कि उसका भी और कुछ नाम है।
तो बोलता है हाँ। तो ओव्यूल जो है, अगर ओव्यूल सिंगल है, अगर एक ओव्यूल अगर एक ओवरी के अंदर है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, देखिए इसको थोड़ा सा हम ऐसे लिख दे रहे हैं कि वन ओव्यूल इन ओवरी। अगर ओवरी के अंदर एक ओव्यूल है, यानी कि पूरा ओवरी है इस तरह से, और इस तरह से मात्र एक ही ऐसे, अब देखिएगा कि इस तरह से एक ही ओव्यूल है, इस तरह से अगर एक ओव्यूल पाया जाए तो उसका एग्जाम्पल क्या क्या होंगे, यानी कि एक ओव्यूल वाले ऐसे कौन कौन से प्लांट हैं जिनमें एक ओव्यूल पाया जाता है। उसी तरह से मोर देन वन ओव्यूल, मोर देन वन ओव्यूल इन ओवरी। इसका पहले इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, यानी कि एक अगर ओव्यूल ओवरी के अंदर होगा तो वैसे कितने प्लांट हैं जिसका ओव्यूल के अंदर एक ही ओवरी मतलब एक ही ओवरी के अंदर एक ही ओव्यूल होता है। तो इसका एग्जाम्पल जो है एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो है व्हीट, पैडी और मैंगो। मैंगो यानी कि आप व्हीट का भी देखे होंगे कि एक में एक ही दाना बैठता है, सब बाली तो बहुत लंबा होता है लेकिन एक एक दाना सेपरेट उसमें बैठते हैं, तो वो एक ही ओवरी के अंदर एक ही ओव्यूल होते हैं, इसी के वजह से। मैंगो के अंदर भी देखे होंगे, पैडी के अंदर भी देखे, धान के अंदर, गेहूं के अंदर और आम के अंदर, इस तरह से। उसी तरह से एक से ज्यादा किस्में पाए जाते हैं भाई, तो आप लोगों को याद होगा इसका एग्जाम्पल, जैसे पपाया। पपाया यानी कि पपीता के अंदर आप जान रहे हैं, जब पपीता आप खाए होंगे तो उसके अंदर देखते हैं जब काटने के बाद बहुत सारे छोटे छोटे सीड देखने के लिए मिलते हैं, तो वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि अगर बहुत सारे सीड है तो बहुत सारे ओव्यूल इसके अंदर हुए होंगे, तभी ये क्या है, बहुत सारा सीड है। उसी तरह से अगर आप वाटरमेलन को खाए होंगे, वाटर मिलन को अगर खाए होंगे, वाटरमेलन, वाटर मेलोन को खाए होंगे, यानी कि तरबूज आजकल गर्मी के दिन में हमेशा ये मिलता है और खाने में बहुत मजा आता है इसको। और उसमें भी आप देखे होंगे जब खाए होंगे उसका स्लाइस को काट करके उसके पीस को अलग करके, तो उसमें क्या होता है कि मुंह में तो हम लोग खा लेते हैं लेकिन फिर उसके बाद क्या करते हैं, कुछ लोग चीप करके उसको निकाल देता है, उसके बाद उसका जो दाना होता है उसको फेंकते हैं। तो वो क्यों ऐसे फेंका जाता है, चूंकि उसमें बहुत सारे सीड हैं, और सीड क्या इंडिकेट करता है कि उसके अंदर बहुत सारे ओव्यूल हुए होंगे, इसीलिए ये है। एक और है इसका एग्जांपल जो एनसीईआरटी में मेंशन है, वो है ऑर्चिड का, ऑर्चिड ऑर्चिड्स। ऑर्चिड्स जो है इसका ये जो है इसके अंदर भी जो है आपको इस तरह से देखने के लिए मिलता है। तो ये पपाया हो गया, वाटरमेलन हो गया और ऑर्चिड, ये सब के अंदर क्या होता है, एक से ज्यादा मतलब एक ओवरी होता है और उसमें एक से ज्यादा ओव्यूल्स पाए जाते हैं। उसी तरह से इसमें भी है। तो फिर वही कल्लू भैया बोलते थे कि ऐसे कैसे याद हो पाएगा, कुछ ट्रिक रुक है क्या आपके पास? तो ये लोग बोलता है कि जी भैया एकदम ट्रिक तैयार है, ताकि आपके स्टूडेंट को एकदम मेहनत थोड़ा सा करना पड़े कि कभी अगर पीएमजी के अंदर, नीट के अंदर अगर क्वेश्चन पूछ दे तो फटाक से याद हो जाए, फटाक से आंसर उसको मार के आ जाए। तो बोलता है कि कल्लू भैया बोलता है कि बिना लेट किए हुए जल्दी बताइए ना भाई, लेट न हो रहा है। तो ये कहता है कि देखिए भैया, ये जो व्हीट, पैडी और मैंगो है उसके लिए ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि एक रोटी मांगे पप्पू, एक रोटी मांगे पप्पू, यानी कि एक मतलब क्या हो जाएगा आपको पता ही है, वन। एक से क्या होगा, वन। इसका इंग्लिश क्या होता है, वन। रोटी का इंग्लिश क्या होगा, व्हीट। और मांगे से क्या होगा, मैंगो। और पप्पू से क्या हो जाएगा, पैडी। या आप ऐसे लिख सकते हैं, इसका एक और ट्रिक बन सकता है कि एक रोटी मांगे डैडी, डैडी
और पैडी, डैडी पैडी, ध्यान रखिएगा। तो आप ऐसे भी बना सकते, पप्पू न करके, चूंकि पैडी था तो पी से याद आ जाए इसलिए, नहीं तो पैडी और डैडी, एक रोटी मांगे डैडी, तो डैडी से याद आ जाएगा कि पैडी के बारे में कह रहे, तो वो भी आप बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखिए। तो फिर बोलता है कि अब इसका भी बता दीजिए, कल्लू भाई पूछते हैं कि इसका भी ट्रिक बताते हैं। माहिन कह रही है पापा से कि पापा और वाटर, यानी कि ये कह रहे माहिन, एम से क्या हो जाएगा मोर, और पापा से क्या आ जाएगा बताइए पपाया, और से क्या हो जाएगा भाई ऑर्चिड्स, ऑर्चिड, और वाटर से क्या हो जाएगा वाटरमेलन। तो है ना जबरदस्त ट्रिक, क्या कल्लू भैया जबरदस्त ट्रिक है ना, आपके स्टूडेंट को समझ में आएगा ना। तो कल्लू भाई पूछते हैं, हमसे कह रहे हैं कि पूछिए ना सर एक बार, समझ में आ गया ना। तो ये आपको याद करने के लिए ये है। तो माहिन पापा से मांग रही है कि पापा और पानी, तो इस तरह से जो है आप इसको याद रख सकते हैं कि पपाया, वाटरमेलन और ऑर्चिड में बहुत सारे पाए जाते हैं ओव्यूल। तो अब क्या है कि कल्लू भाई बोलते हैं कि चलिए ये तो जान गए भाई, इसका एग्जाम्पल भी जान गए कि किसी में एक पाया जाता है, किसी में ज्यादा पाया जाता है। तो इस तरह से ये है, ठीक है। तो अब बताइए, अब ये कल्लू भैया का एक्साइटमेंट बर्दाश्त नहीं हो रहा है, अभी चाह रहे हैं कि भाई अब बताइए ओव्यूल के बारे में बताइए, ओव्यूल के बारे में अब समझाइए, क्योंकि ओव्यूल के बारे में अब बहुत एग्जाम्पल की, एक है, एक से ज्यादा है, और वो क्या है, तो वो मेगा स्पोरेंजियम भी उसको कहते हैं, यानी कि मेगा स्पोरेंजियम जो है वो उसी के अंदर मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होगा। तो कल्लू भैया काफी एक्साइटेड है, तो चलिए बिना लेट, तो ये एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग इनलार्ज किए हुए हैं। ये नीचे में ये क्या है भाई, प्लासेंटा है, प्लासेंटा है, यानी कि नीचे एक प्लासेंटा से अटैच रहता है। उसके बाद एक डंडुल टाइप का स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट, जिसको फ्यूनिकल कहते हैं, फ्यूनिकल बोलते हैं इसको या फ्यूनिकल बोलते हैं। और ये जो है अब इसके बारे में एक एक तरफ से ओव्यूल जो है, अब ओव्यूल से पूछना चालू करते हैं कि भाई कल्लू भैया हमारा ओव्यूल से पूछ रहे हैं कि अब आप ही बताइए अपने बारे में। तो ये बोलता है कि सर सबसे नीचे जो है वो प्लासेंटा होता है, और उसके ऊपर प्लासेंटा से अटैच एक स्ट्रक्चर आता है जिसको क्या बोलते हैं फ्यूनिकल बोलते हैं। और ये फ्यूनिकल के ऊपर एक और स्ट्रक्चर पाया जाता है यहाँ पे, इस तरह से, इस एरिया का ये स्ट्रक्चर है, जिसको यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं हाइलम, हाइलम, इस तरह से। तो ये जो है कल्लू भैया अब इससे पूछ रहे हैं कि भाई फ्यूनिकल के बारे में आप कुछ कुछ बताते चलिए कि ये क्या है। तो ये अब यहीं पे बताना चालू करते हैं। यहाँ पे ये जो फ्यूनिकल है उसके बारे में अब यहाँ पे लिखते हैं कि ये क्या है, स्टॉक है, स्टॉल्क, स्टॉल्क मतलब क्या होता है तंतु, यानी कि स्टॉल्क ऑफ ओव्यूल है, स्टॉल्क ऑफ ओव्यूल है, यानी कि कहता है ओव्यूल कि सर ये हमारा एक स्टॉक है जो क्या करता है प्लासेंटा से अटैच रहता है, अटैच होने में मदद करता है, और ये क्या करता है कनेक्ट करता है ओव्यूल को प्लासेंटा के साथ। ये किसके साथ कनेक्ट कर रहा है, ओव्यूल को प्लासेंटा के साथ कनेक्ट कर रहा है। ये स्टॉल्क है और क्या कर रहा है भाई, कनेक्ट ओव्यूल टू प्लासेंटा, यानी कि प्लासेंटा के साथ ये क्या कर रहा है अटैच करने वाला स्ट्रक्चर होता है। तो इस तरह से जो है यहाँ पे आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि अब देखिए हाइलम के बारे में देखते हैं कि हाइलम के बारे में क्या कहता है भाई। ये हाइलम, ये हाइलम जो है वो क्या कर रहा है कि ये बॉडी ऑफ ओव्यूल जो है, ये मेन बॉडी है उसको और फ्यूनिकल को अटैच कर रहा है। जैसे फ्यूनिकल क्या कर रहा था पूरा ओवरी, पूरा ओव्यूल को और ये प्लासेंटा को अटैच कर रहा था, उसी हाइलम जो है वो क्या करता है बॉडी ऑफ ओव्यूल को क्या करता है फ्यूज्ड करता है। तो इसके बारे में अब हम लोग लिखने जा रहे हैं, ये एनसीईआरटी लाइन है, बॉडी ऑफ ओव्यूल जो होता है वो फ्यूज्ड विथ दिस पार्ट, यानी कि ये फ्यूज होता है इस पार्ट से।
फ्यूज्ड विथ फ्यूनिकल, फ्यूज्ड विथ फ्यूनिकल इन दिस रीजन, इन दिस रीजन। यानी कि यह कौन सा पार्ट है भाई? हाइलम वह पार्ट है जहां पे ओव्यूल का ये पूरा बॉडी फ्यूज्ड होता है, जुड़ा हुआ रहता है किससे? फ्यूनिकल से। यानी कि ये वाला जो पूरा पार्ट है हम यहाँ पे बता दे रहे हैं, यहां से यहां तक का ये जो पार्ट है स्टूडेंट, इस पार्ट को क्या बोला जाता है? ये पूरे रीजन को बोला जाता है हाइलम। और इसी के जस्ट ऊपर, हाइलम के जस्ट ऊपर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको रैफी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये स्ट्रक्चर, इसको बोला जाता है रैफी, रैफी। इसको क्या कहा जाता है? रैफी कहा जाता है। सॉरी, इसको हाइलम के जस्ट ऊपर जो है स्टूडेंट एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको क्या बोला जाता है? रैफी। अब ये रफी या रैफी क्या है स्ट्रक्चर? ये जो है कुछ और नहीं, ये जो है फ्यूनिकल का एक्सटेंडेड पार्ट जो ओवरी के अंदर चला गया हो। इसके अंदर चला गया हो फ्यूनिकल का एक्सटेंडेड पार्ट। यानी कि आप ये देख सकते हैं फ्यूनिकल जो है पीछे से लंबा होते हुए, आप ये देखिए कि इस तरह से ये आगे ऐसे लंबा होते हुए ये ओवरी के अंदर इसका अटैचमेंट को क्या बोलते हैं? ये इस तरह से अटैच रहता है पूरा। यानी कि वह फ्यूनिकल का पार्ट जो क्या है? ओव्यूल के इस पार्ट के अंदर जो है ये अटैच रहता है। तो एक तरफ से हमको जो है ये ओव्यूल जो है क्या कर रहा है? एक तरफ से ये ले जा रहा है अपने अंदर हम लोगों को। तो हाइलम के बारे में ये बता दिया कि हाइलम क्या होता है। और ये एक और हाइलम के बारे में कहा जाता है कि ये जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल, यानी कि ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच में ये एक जंक्शन है। कौन? हाइलम। और रैफी क्या है? इसके बारे में ये कहता है स्टूडेंट कि रैफी जो है, रैफी कौन सा पार्ट होता है? ये फ्यूनिकल्स का एक्सटेंडेड पार्ट होता है। यानी कि इसमें एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ फ्यूनिकल, आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ फ्यूनिकल। यानी कि जो फ्यूनिकल का एक्सटेंडेड पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रैफी बोलते हैं। और इनटू कहां पे एक्सटेंडेड है? बॉडी ऑफ ओव्यूल्स के अंदर, इनटू बॉडी ऑफ ये एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ फ्यूनिकल इनटू बॉडी ऑफ ओव्यूल। यानी कि यह रैफी कुछ और नहीं, ये रैफी कुछ और नहीं, एक्सटेंडेड पार्ट है किसका? फ्यूनिकल का। जो पीछे से आप एक तरह से ऐसे कह सकते हैं ये हेड है, ये पूरा हेड है और ये यहाँ पे फ्यूनिकल पार्ट है, ध्यान दीजिएगा। तो इसको क्या है? ये हेड को, ऐसे हेड को इस तरह से ऐसे अटैच करके रखा हुआ है, ऐसे अटैच करके रखा हुआ है। तो ये यहाँ पे ये तो फ्यूनिकल हो गया। यहाँ पे जो जोड़ा है ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट हाइलम का हो गया। और ये वाला जो मुड़ा हुआ पार्ट है जिसके ऊपर ये पूरा ऐसे ऐसे जुड़ा हुआ है, ये मान लेते हैं कि ओव्यूल है। तो ऐसे जो जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये पार्ट को क्या बोल रहा है? ये पार्ट को हमारा बोल रहा है रैफी। और ये रैफी क्या करता है? पूरे अच्छे तरीके से इसको सपोर्ट करके रखता है ताकि ये फ्यूनिकल जो है वो टूटे ना। तो इस तरह से ये ध्यान में रखेगा। फिर ये बोलता है कि जानते हैं भैया, कल्लू भैया से कहता है कि फ्यूनिकल आप देख लिए, हाइलम देख लिए, रैफी देख लिए, अब जैसे ही इसके अंदर आइएगा तो आपको क्या दिखेगा कि ऐसे लाइनिंग स्ट्रक्चर मिलता है। ये लाइनिंग स्ट्रक्चर को बोलते हैं इंटेगुमेंट्स। तो ये दो तरह से होते हैं, एक तो होता है ये वाला आउटर जो बाहर है, और ये वाला जो होता है वो है इनर। अब ये दोनों क्या है? इंटेगुमेंट्स। इंटेगुमेंट्स। अब ये इंटेगुमेंट्स जो है जनरली दो होते हैं, किसी में तीन भी हो सकते हैं, किसी में एक भी नहीं होता है, अलग अलग उसका एग्जांपल है। क्योंकि एनसीईआरटी उसका उतना जिक्र नहीं किया हुआ है, तो और क्वेश्चन भी अभी तक पिछले
10-12-15 सालों में नहीं आया हुआ है, इसलिए उसका जिक्र नहीं कर रहे हैं अभी हम यहाँ पे। लेकिन आप ये मान के चलिए कि ये जो पार्ट है इंटेगुमेंट्स, ये एक तरह से कवच है। और ये किसके कवच है? अभी हम लोग देखेंगे कि इम्ब्रियो सैक का। इम्ब्रियो सैक क्या है? जहां पे मेगा स्पोरो जेनेसिस होकर के और वो मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होता है, तो वो वाला पार्ट को ये क्या कर रहा है? बाहर से प्रोटेक्ट करके रखने का काम करता है। तो इंटेगुमेंट्स क्या है, इसके बारे में हम लोग अब देखते हैं। तो इंटेगुमेंट्स दो होते हैं। एनसीईआरटी कहता है कि एक आउटर होता है, एक इनर होता है। तो ये वाला जो है आउटर है, ये वाला है इनर है। तो ये आउटर इंटेगुमेंट्स है और इनर इंटेगुमेंट्स है। इसके बारे में ये कहता है, इसके बारे में इंटेगुमेंट्स क्या है भाई? इंटेगुमेंट्स के बारे में कहता है कि 1 और 2 प्रोटेक्टिव इन्वेलप। क्या बोलता है? 1 एक या 1 और 2 प्रोटेक्टिव ये इन्वेलप है, या आप ऐसे कर सकते हैं कि कवरिंग है। क्योंकि एनसीईआरटी में इन्वेलप शब्द का यूज किया हुआ है, इसीलिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है? इन्वेलप। इन्वेलप मतलब लिफाफा, लिफाफा की तरह है। यानी कि ये क्या किया हुआ है? इसको पूरा लिफाफा की तरह बंद करके रखा हुआ है। तो ये 1 या 2 प्रोटेक्टिव इन्वेलप है जो क्या कर रहा है? किसके अराउंड है इन्वेलप? अराउंड न्यूसेलस, अराउंड न्यूसेलस। न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियस नहीं स्टूडेंट, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हमने क्या बोला कि न्यूसेलस कहा है। यानी कि न्यूसेलस कौन सा पार्ट है? ये जो व्हाइट वाला पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं? न्यूसेलस बोलते हैं। और इसी के अंदर प्यारा सा एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं इम्ब्रियो सैक। तो ये इम्ब्रियो सैक का जो बाहरी वाला स्ट्रक्चर है, ये इम्ब्रियो सैक का जो बाहरी वाला स्ट्रक्चर है, यानी कि ये पूरा पार्ट, ये पूरा पार्ट, ये पूरा पार्ट इस तरह से, ये जो पूरा पार्ट है, ये इसी को क्या बोला जाता है? इसी को बोला जाता है न्यूसेलस। ये पार्ट को क्या कहा जाता है भाई? इसको कहा जाता है न्यूसेलस, न्यूसेलस। अभी क्या है इसके बारे में भी अभी हम लोग देखेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है? इंटेगुमेंट्स कौन सा पार्ट है? ये भाई बाहरी आउटर और इनर पार्ट होता है। और ये क्या करता है? 1 से 2 होता है। और ये प्रोटेक्टिव लेयर इन्वेलप है, यानी कि प्रोटेक्ट करने वाला इन्वेलप है, कवच है, कवर है, जो किसके अराउंड है? न्यूसेलस के अराउंड है। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है बीच में, उसको हम लोग न्यूसेलस बोलते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं कि न्यूसेलस क्या है। तो न्यूसेलस के बारे में हम लोग देखते हैं कि न्यूसेलस क्या है। तो बोलता है एकदम कि मास ऑफ सेल। एनसीईआरटी कहता है मास ऑफ सेल। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे, हम मास ऑफ पेरेनकाइमेटस सेल करेंगे। पेरेनकाइमेटस सेल, यहाँ पे हम सिर्फ पेरेनकाइमेटस लगा दिए, यानी कि पेरेनकाइमा का सेल जो होता है उसका एक गुच्छा है, कुछ और नहीं है। ये क्या है? व्हाइट कलर का जो भी ऐसे लाइनिंग बनाया है, ये न्यूसेलस है। और ये पेरेनकाइमा का क्या है? एक गुच्छा है जो क्या कर रहा है? जिसमें क्या पाया जाता है? एकदम इंपॉर्टेंट लाइन स्टूडेंट, स्टार वाला लाइन है कि इसमें क्या है भाई? कि एबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल आर प्रेजेंट। एबंडेंट एकदम एनसीईआरटी का लाइन है, वही वाला एकदम एनसीईआरटी। एबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल इन रिजर्व फूड मटेरियल आर प्रेजेंट, आर प्रेजेंट। यानी कि न्यूसेलस क्या है? मास ऑफ पेरेनकाइमेटस सेल है, जिसमें क्या भरा हुआ रहता है? तो इसमें रिजर्व रहता है क्या चीज? रिजर्व रहता है फूड मटेरियल, यानी कि पूरा खाना पीना जो है इसी के अंदर भरा हुआ है। जैसे वहां पे मिडिल लेयर के अंदर पूरा खाना भरा हुआ रहता था, उसी तरह से यहाँ पे जो है न्यूसेलस के अंदर खाना भरा हुआ है। और उसी वही क्या करेगा? जो डेवलपिंग मेगा स्पोर है, उसको ये खाना पीना यहीं से देते हैं। तो ये रिजर्व फूड मटेरियल है। और इसके बारे में बोलता है ये मेन पार्ट ऑफ ओव्यूल है। मेन
पार्ट ऑफ ओव्यूल है। और इसके बारे में ये कहता है कि ये अपोजिट टू माइक्रोपाइल है। मतलब एक तरह से ये कह सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है, तो न्यूसेलस में अगर आप इतना चीज अगर जान गए कि न्यूसेलस क्या है, कि मास ऑफ पेरेन्काइमेटस सेल है और एबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल है और मेन पार्ट ऑफ ओव्यूल है, यानी कि ओव्यूल का यही वो मेन पार्ट है जो क्या करेगा, इसी के अंदर एम्ब्रियो सैक का निर्माण होता है। यानी कि ये जो ग्रीन कलर का पार्ट आप देख रहे हैं स्टूडेंट, इसको बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीन कलर से है एम्ब्रायो सैक। और ये एम्ब्रायो सैक क्या कहलाता है, यही है फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि जैसे पोलन ग्रेन था, यानी कि ये न्यूसेलस के अंदर क्या चीज फॉर्म होगा, एम्ब्रियो सैक बनेगा। वो हम लोग देखेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस जब देखेंगे तो वहां पे देखेंगे। तो ये एम्ब्रियो सैक जो है ये बनेगा किसके अंदर, न्यूसेलस के अंदर। और ये जो है इसी को फीमेल गैमेटोफाइट भी कहा जाता है। जैसे वहां पे पोलन ग्रेन को कहा जाता था, वैसे ही यहाँ पे है। और इसी अब एम्ब्रियो सैक के अंदर जो है फीमेल गैमेट्स का निर्माण होगा, वो हम लोग देखेंगे जब मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ेंगे तब। तो इस तरह से हम लोगों ने न्यूसेलस, और ये क्या करता है, मेन पार्ट ऑफ ओव्यूल है, और यही डेवलप करता है क्या, एम्ब्रियो सैक को डेवलप करता है। फिर इसके बाद और इसमें क्या क्या बात अभी हम लोगों को जानना होगा। एम्ब्रियो सैक फीमेल गैमेटोफाइट है। अब यहाँ पे देखिए, ये वाला जो इंड है, ये वाला इंड जो है स्टूडेंट, इसको बोलते हैं चैलेजा। चैलेजल पोल कहते हैं। एनसीईआरटी कहता है कि चैलेजल पोल है ये। और चैलेजल पोल के जस्ट अपोजिट जो है, यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल, ये स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल। यानी कि ये माइक्रोपाइल वह जगह है जहां पे क्या होगा, जहां पे हम थोड़ा सा लिखना चाहेंगे कि इंटेगुमेंट्स आर अब्सेंट। इंटेगुमेंट्स आर अब्सेंट, यानी कि चारों तरफ इंटेगुमेंट्स का ये लेयर आपको मिलेगा, लेकिन इस रीजन में आपको अब्सेंट मिलेगा। इसके पीछे का रीजन क्या है, लॉजिक क्या है, कि यहीं से जो पोलन ग्रेन जब गिरता था स्टिग्मा के ऊपर, याद कीजिए, तो पोलन ट्यूब का निर्माण करता था। और पोलन ट्यूब में क्या थे, मेल गैमेट्स थे। और वो मेल गैमेट्स क्या करेंगे कि आगे बढ़ते हुए इसी एरिया से ये इसके अंदर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे फीमेल गैमेट का निर्माण होने वाला है। तो यहाँ पे फीमेल गैमेट से मिलेंगे, यानी कि दुल्हन यहीं पे बनेगी, एम्ब्रियो सैक के अंदर ही बनेगी। तो वहां पे मिलेंगे, तो इसी रास्ता से वो अंदर घुसेंगे और ये मिलेंगे। तो ये वही जगह है जहां पे इंटीगुमेंट्स अब्सेंट है। ये एनसीईआरटी का लाइन है, ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। और ये अपोजिट टू चैलेजा है, ये भी ध्यान में रखें। एनसीईआरटी बोलता है कि ये अपोजिट टू चैलेजा या चैलेजल इंड। चैलेजल इंड, और चैलेजल इंड जो है ये इस साइड है, जो बेस ऑफ क्या दर्शाता है कि ये ओव्यूल जो है उसका बेस पार्ट ये है, या ये क्या है, चैलेजा क्या है, इसके बारे में कहा जाता है कि बेस पार्ट ऑफ ओव्यूल। यानी कि ओव्यूल का ये कौन सा पार्ट है भाई, बेस पार्ट है। और ये जो है अपोजिट होता है माइक्रोपाइल का, अपोजिट ऑफ, अपोजिट टू माइक्रोपाइल, ऐसे लिखिए, अपोजिट टू माइक्रोपाइल, यानी कि माइक्रोपाइल का ये अपोजिट होता है। तो इस तरह से एक बार चलिए मैं फिर से क्या करता हूं स्टूडेंट, कि ये हम लोग ये देखते हैं, इसको फिर से हम लोग रिवाइज कर देते हैं और उसके बारे में हम लोग जानते हैं कि क्या क्या है। तो ये माइक्रोपाइल है, जहां पे क्या हम लोग बता दिए, ये वाला हिस्सा, कि ये जो माइक्रोपाइल है वहां पे इंटेगुमेंट्स अब्सेंट होते हैं, ये अपोजिट होता है चैलेजल पोल्स में। और ये टिप और टर्मिनल पार्ट ऑफ ओव्यूल भी कहा जाता है इसको। माइक्रोपाइल्स के बारे में एक चीज और ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है।
थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, टिप या टर्मिनल पार्ट, टर्मिनल पार्ट किसका, ओव्यूल का, ऑफ ओव्यूल। इस तरह से आप ध्यान में रखेगा। तो ये माइक्रोपाइल क्या है ये समझ गए। तो चलिए एक बार फिर से हम पूरा तुरंत 1 मिनट के अंदर रिवीजन करवा देते हैं कि सबसे नीचे जो है वो प्लेसेंटा होता है, यानी कि ओव्यूल जो है ये क्या है, ये हम लोग पूरा बनाए हैं टिपिकल एनाट्रोपस ओव्यूल, टिपिकल एनाट्रोपस ओव्यूल का ये जो है स्ट्रक्चर है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेगा स्पोरेंजिया, मेगा जियम, मेगा स्पोरेंजियम इसको कहा जाता है, उसी का ओव्यूल है। तो अभी आपको एक नया टर्म लगा होगा यहाँ पे कि एनाट्रोपस लिख रहे हैं सर, तो ये ओव्यूल अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। तो उसमें से जो एनाट्रोपस ओव्यूल है वो 80% एंजियोस्पर्म में पाया जाता है, यानी कि 80% मौजूद होता है। और ये जो है इस तरह से इन्वर्टेड होता है, यहाँ पे तो हम इस तरह से बना दिए हैं, ये ऑर्थोट्रोपस का एक तरह से आप एग्जाम्पल समझ में आएगा इसमें, ये इस तरह से है, ये हम बताएंगे कि क्या है। तो वो अभी टाइप्स ऑफ ओव्यूल को भी थोड़ा सा हम दिखा देंगे, वहां पे बता देंगे आपको कि वो किस किस टाइप का होता है। तो यहाँ पे एनसीईआरटी में इसको उल्टा बनाया हुआ है, तो वो आप ध्यान रखेगा। तो ये जो है एनाट्रोपस ओव्यूल्स के बारे में हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या एनाट्रोपस ओव्यूल के बारे में देखा, जो सबसे नीचे पार्ट है उसको प्लासेंटा बोलते हैं, इसके ऊपर जो है वो फ्यूनिकल है, वो क्या है, स्टार्क ऑफ ओव्यूल है, यानी कि ओव्यूल का एक स्टार्क है, डंडुल है, जो कनेक्ट करके रखता है किसको किसको, ओव्यूल और प्लासेंटा को। ओव्यूल और प्लासेंटा का ये कनेक्टिंग पॉइंट है। अब इसी का एक ये जो हाइलम पार्ट है, तो वो वह रीजन है जहां पे क्या होगा। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं स्टूडेंट कि ये जितने भी ओव्यूल है, ओव्यूल फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीड में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो ओवरी है वो फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से, और ये जो सीड में ये पूरा पार्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीड में। तो एक क्वेश्चन नीट के अंदर पूछा हुआ था कि ये जो हाइलम है वो स्कार होता है, यानी कि एक तरह स्कार किसको बोलते हैं कि जो हमारा जब घाव लग जाता है तो उसके ऊपर ये जो काला कलर का बैठ जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्कार। तो ये स्कार किसके किसके बीच का है, अभी क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे साफ साफ समझ में आ जाएगा। तो ये आप समझिए कि ये फ्यूनिकल जो है वो कनेक्ट करता है दोनों को, हाइलम जो है वो बॉडी ऑफ ओव्यूल है, वो फ्यूज्ड करता है, फ्यूज्ड होता है, फ्यूज्ड विथ फ्यूनिकल इन दिस रीजन, यानी कि फ्यूनिकल को यहाँ पे जोड़ के रखता है इस रीजन में। और ये फ्यूनिकल जो है जुड़ करके थोड़ा आगे एक्सटेंड हो जाता है, इस तरह से बताए थे, ये इस तरह से ऐसे एक्सटेंडेड है, जिसको रैफी कहा जाता है। ये फ्यूनिकल का एक्सटेंडेड पार्ट है जो ओव्यूल्स के अंदर है। इसके बाद जैसे इधर गए तो यहाँ पे हमको क्या दिखा, इंटीग्यूमेंट्स दिखा, जो 2 लेयर में यहाँ पे दिखा, आउटर और इनर। और ये आउटर और इनर इंटीग्यूमेंट्स जो है वो क्या करता है, प्रोटेक्टिव इन्वेलप की तरह काम करता है, और किसके अराउंड पाया जाता है, न्यूसेलस के अराउंड पाया जाता है। फिर हम लोग देखें कि भाई न्यूसेलस क्या है, तो ये मास ऑफ पेरेन्काइमेटस सेल है, जिसमें क्या पाया जाता है, एबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल होता है। और ये फूड मटेरियल क्या करेगा, जो मेगास्पोर बनेंगे उसको खाना देगा, ठीक है। और जहां पे मेगास्पोर बनता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। और उसको फीमेल गैमेटोफाइट, यानी कि यहाँ पर ही वो जगह है जहां पे क्या होगा, फीमेल का जो गैमिट है मेगास्पोर का निर्माण होगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे होगा। फिर इसके बाद ये बताता है कि इसके जो सामने है एक खाली जगह पाया जाता है जिसको माइक्रोपाइल कहते हैं। ये टिप और टर्मिनल पार्ट ऑफ ओव्यूल है, और यहाँ पे इंटेगुमेंट्स अब्सेंट होते हैं, बाकी चारों तरफ इस तरह से पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे इंटेगुमेंट्स जो है अब्सेंट होते हैं। और ये अपोजिट टू चैलेजल इंड है, चैलेजल इंड इधर है और ये अपोजिट होता है, जब भी इन लोग दोनों एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं, ठीक है। तो इसके जस्ट अपोजिट में क्या होगा, चैलेजल फोल्ड, जो बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल कहा जाता है। और ये भी अपोजिट टू माइक्रोपाइल होगा, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया कि इस एक कंप्लीट जो स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल है उसके बारे में हम लोगों ने देखा, और उसके बारे में हम लोग समझे, ठीक है।
तो अब क्या करते हैं कि हम लोग थोड़ा सा बेसिक आइडिया एकदम 2 मिनट के लिए क्या करेंगे कि टाइप्स ऑफ ओव्यूल देख लेंगे, जो अभी तक पूछा नहीं गया है। अभी तक 17-18 साल में 17-18 साल पहले टाइप्स ऑफ ओव्यूल से क्वेश्चन पूछा जाता था, इसीलिए पूरा डीपली नहीं पढ़ाऊंगा, डीपली नहीं बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा बेसिकली उसमें बता दूंगा, सिर्फ नॉलेज के लिए आपको। लेकिन अभी तक क्वेश्चन 17-18 साल में नहीं पूछा गया है, इसीलिए आपको एकदम उस पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो ओव्यूल के बारे में थोड़ा सा आइडिया 1 मिनट में देता हूं, बस ज्यादा नहीं समय लूंगा। कि देखिए टाइप्स ऑफ ओव्यूल में एक होता है ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, जिसमें क्या होता है चैलेंजा और फ्यूनिकल जो होता है एक ही लाइन में अरेंज रहते हैं, और ये प्रीमिटिव टाइप बहुत पहले पाया जाता था। और इसका एग्जांपल है बीटेल, पीपर और जिम्नोस्पर्म के साइकस में ये देखने के लिए मिलता है। उसी तरह से दूसरा है एनाट्रोपस, जो अभी हम लोगों ने तुरंत पढ़ा था, और ये इन्वर्टेड होता है और मोस्ट कॉमन टाइप होता है, और 82% ऑफ एंजियोस्पर्म में ये पाया जाता है। तो इस तरह से देखिए नीचे की तरफ इसको हम लोग बनाए फ्यूनिकल, और ये जो है लगभग 180 डिग्री में होता है, यानी कि 180 डिग्री इस तरह से ऐसे घुमा हुआ रहता है। ये फ्यूनिकल है और इसका ये घुमा हुआ है इस तरह से पूरा ये। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा। इसके बाद अगला होता है हेमी एनाट्रोपस। उसमें क्या होता है कि ये जो ओव्यूल वाला स्ट्रक्चर है वो फ्यूनिकल से 90 डिग्री के पर पाया जाए, यानी कि यहाँ पे देखिएगा इस तरह से एक 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो इसको क्या बोलता है हेमी एनाट्रोपस। तो इस किसमें पाया जाता है रेनुकुलस में ये पाया जाता है। तो इस तरह से आपको सिर्फ ध्यान रखना है, पूछा नहीं जाता है। अगला क्या है केमाइलोट्रोपस है। ये इसका जो है ये माइक्रोपाइल थोड़ा बेंड होता है, ये 90 डिग्री है, ये मान के चलिए थोड़ा बेंड, तो इस तरह से हल्का बेंड होता है। ये क्रूसीफर में पाया जाता है, और ये मोर और लेस एट राइट एंगल, यानी कि राइट एंगल का ही थोड़ा सा मोर और लेस रहता है, इस तरह से हल्का रहता है। इसको केमाइलोट्रोपस ओव्यूल कहा जाता है। उसी तरह से अगला जो है एम्फीट्रोपस है। ये मोर कर्व होता है पूरा, और ये पोपी लेमिना और मेराबिलिस में पाया जाता है। इसमें खास क्या बात है कि इसका ओव्यूल और इम्ब्रियो सैक जो है हॉर्स शू शेप का होता है। यहाँ पे देखिए इसका इम्ब्रियो सैक जो है वो हॉर्स शू शेप का होता है, बस आपको ये ध्यान रखना है एम्फीट्रोपस के अंदर। उसी तरह से ये जो है सर सीनोट्रोपस जो है, या इसके अंदर अगर आप देखिएगा तो ये जो है 360 डिग्री सेल्सियस पर जो है इसका ओव्यूल्स पाया जाता है। यानी कि देखिए ये जो फ्यूनिकल है इसे घूम करके ये पूरा एक राउंड घुमा हुआ है, और ये किस में पाया जाता है ओपुंटिया में पाया जाता है। तो इस तरह से आपको जो है बेसिकली ये ध्यान रखना है बस, और इसमें और कुछ ज्यादा ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। तो इससे रिगार्डिंग जो है हम लोगों तो चलिए स्टूडेंट आज के इसी लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे कि इसी लेक्चर में हम लोग अभी तक जितने टॉपिक को देखे हैं उससे रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन नीट के अंदर आया हुआ है उसको अभी हम लोग कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आप देखिए बोलता है द ओव्यूल ऑफ एन एंजियोस्पर्म इज टेक्निकली इक्विवेलेंट टू, यानी कि जो ओव्यूल था याद कीजिए स्टिग्मा के अंदर हम लोग ये ओवरी, ओवरी के अंदर ये प्लासेंटा बनाए थे, और उसी के ऊपर ओव्यूल पाया जाता था। तो ओव्यूल को हम लोग क्या बोलते थे मेगास्पोरेंजियम कहते थे, मेगास्पोरोफिल कहते थे, मेगास्पोर मदर सेल कहते थे, कि मेगास्पोर कहते थे। तो आपको मैं बताया था कि ओव्यूल जो है वो पोलन ग्रेन में जैसे सॉरी एंथर के अंदर जो है जैसी वाल के अंदर हम लोग जाते थे तो वहां पे माइक्रोस्पोरेंजियम पाया जाता था 4, लेकिन यहाँ पे जो ओवरी के अंदर प्लासेंटा है, प्लासेंटा के ऊपर जो ओव्यूल्स हैं, और वो ओव्यूल क्या करेगा वही जो है आगे चल के मेगास्पोर मदर सेल उसी के अंदर डेवलप होता है। तो जैसे वहां पे माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर डेवलप होता था, वैसे यहाँ पे मेगास्पोर के अंदर सॉरी ओव्यूल के अंदर यानी कि मेगास्पोरेंजियम के अंदर जो है वो क्या डेवलप होगा मेगास्पोर डेवलप होगा। तो ओव्यूल किसके इक्विवेलेंट है हम वहां पे बताए थे लिख करके कि वो मेगास्पोरेंजियम के इक्विवेलेंट है, क्योंकि यहीं पे यही ओव्यूल जो है उसी के अंदर क्या होगा मेगास्पोर का निर्माण होगा। तो ये स्ट्रक्चर को मेगास्पोरेंजियम कहते हैं। नीट 2016 में पूछा था। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ट्रांसमिशन टिश्यू इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ,
आपको अभी के लेक्चर में बताए थे कि ट्रांसमिशन जब स्टाइल का वो फिगर बना रहे थे यहाँ पे, तो हमने ये कहा था ये स्टिग्मा, ये तो स्टिग्मा था, ये स्टाइल कि ये होलो होता है और कभी कभी ये क्या होता है सॉलिड इसके अंदर स्ट्रक्चर होता है। तो जो टिश्यू इसके अंदर पाया जाता है वो टिश्यू कौन सा होता है, वो ट्रांसमिशन टिश्यू होता है। और वो किसके अंदर पाया जाता है, जो सॉलिड स्टाइल है उसके अंदर पाया जाता है। तो ये नीट 2015 में पूछा गया था, जहां पे हम पढ़ा रहे थे वहां पर भी इसकी चर्चा कर चुके हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि द हाइलम इज स्कार। स्कार मतलब क्या होता है, आप इसको पहले समझिए कि जब घाव हो जाता है हमारे, जब वुंड हो जाते हैं तो उसके ऊपर एक ब्लैक सा लेयर चढ़ जाता है, जो बाद में वो क्या होता है कि ब्लैक लेयर है वो उखड़ता है। तो स्कार मतलब होता है एक तरह से चिन्ह, निशान, एक ये बोल सकते हैं। तो ये बोलता है कि हाइलम इज स्कार ऑन, यानी कि जो हाइलम है, यानी कि अगर आप देखिएगा स्टूडेंट कि हमारा जो ये इस तरह से ये हमारा एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर है और यहाँ पे ये क्या था, फ्यूनिकल था और यहाँ पे एक एक स्कार प्रेजेंट था, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, हाइलम कहते थे, इसी को हाइलम कहते थे। और ये चीज, ये हाइलम जो है एक यहाँ पे जुड़ा रहता है। और ये भी बता दूं कि ये पूरा जो ओव्यूल है, ये जब इसके अंदर क्या होगा कि इसी के अंदर जो गैमिट्स पाए जाएंगे, इसी के अंदर इम्ब्रियो सैक, इसी के अंदर क्या होता है कि फिर सीड का निर्माण होता है। यानी कि ये पूरा जो ओव्यूल है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ओव्यूल कन्वर्ट इनटू द सीड। और जो बड़ा सा ओवरी जिसके अंदर पाया जाता था, तो ओवरी जो है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, फ्रूट्स के अंदर, फ्रूट्स के अंदर। और ये जो ओव्यूल है ये पूरा क्या है भाई, ओव्यूल है। ओव्यूल किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, सीड के अंदर। तो अगर ये आप ध्यान में रखिएगा तो आपको ये क्वेश्चन जो है बन जाएगा। तो हाइलम जो है स्कार किसके ऊपर होता है, फ्रूट्स वेयर स्टाइल वाज प्रेजेंट, यानी कि यह जो फ्रूट्स है वो हाइलम वो जगह है कि फ्रूट जो है वो स्टाइल पर क्या प्रेजेंट रहेगा, हाइलम के थ्रू। तो ये आंसर नहीं होगा। तो क्या होना चाहिए, क्योंकि ये आगे चल के क्या बनाएगा, सीड बनाएगा। तो सीड अगर हाइलम के ऊपर अगर अटैच है तो वहां पे हम बोलेंगे कि हाइलम वह जगह है, वह स्कार है, वह दाग है जहां पे सीड अटैच रहता है। तो वो आंसर हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो दूसरा में बोलता है कि सीड वेयर माइक्रोपाइल वाज प्रेजेंट। सीड सीड है जहां पे माइक्रोपाइल प्रेजेंट है, क्या हाइलम के पास माइक्रोपाइल प्रेजेंट रहता है क्या, आंसर नहीं। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तीसरा देखिए कि ये सीड जो है वेयर फ्यूनिकल वाज अटैच, यानी कि देखिए यहाँ पे ये क्या है भाई, फ्यूनिकल है, फ्यूनिकल है। और ये पूरा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सीड में। तो ये सीड जहां पे फ्यूनिकल के द्वारा अटैच रहता है उसी पार्ट को क्या बोलते हैं, हाइलम। हाइलम एक स्कार की तरह दिखता है। तो हम लोग अभी पढ़ रहे थे तो वहां पर भी ये चर्चा किए हुए थे, ठीक है। तो ये नीट के अंदर 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। फिर उसी तरह से अगला जो क्वेश्चन है वो मेगा स्पोरेंजियम जो है इज इक्विवेलेंट टू, यानी कि मेगा स्पोरेंजियम किसके इक्विवेलेंट है। अभी तुरंत पीछे क्वेश्चन कर लिए थे कि मेगा स्पोरेंजियम किसके इक्विवेलेंट है भाई, क्या न्यूसेलस, क्या ओव्यूल। तो ओव्यूल के ही है, क्योंकि ये देखिए जो पीछे क्वेश्चन पूछा कि ओव्यूल के बारे में यहाँ पे पूछा था कि भाई द ओव्यूल ऑफ एंजियोस्पर्म इज टेक्निकली इक्विवेलेंट किसका होता है। ये 2016 का क्वेश्चन था, लेकिन इससे पहले जो है ये कब पूछ चुका था, 2013 में। तो 2013 में क्या पूछा था कि मेगा स्पोर किसके इक्विवेलेंट है। और ये देखिए 2016 में क्या पूछा कि ये टेक्निकली इक्विवेलेंट क्या है। तो देखिए रिपीट क्वेश्चन किया। तो जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं उसका रिपीट करता है। तो बताइए मेगा स्पोरेंजियम किसके इक्विवेलेंट होता है, तो ओव्यूल के इक्विवेलेंट होता है। तो इस तरह से ये नीट 2013 में पूछा था। तो ये जितने भी आज टॉपिक हम लोग पढ़े हैं लगभग इसमें जो भी नीट के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है स्टूडेंट, वो हम लोगों ने कवर किया है। तो आज के लेक्चर को हम लोग क्या करते हैं, यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलेंगे अगले लेक्चर में एक आगे का जो टॉपिक है, और वो है हमारा का जो इम्ब्रियो सैक के अंदर कैसे, पहले तो इम्ब्रियो सैक कैसे बनता है न्यूसेलस से ये देखेंगे, और उस इम्ब्रियो सैक के अंदर कैसे हमारा वो जो फीमेल गैमेट है वो डेवलप होता है, पूरा कहानी देखेंगे। तब तक के लिए
आज यहीं पे ये लेक्चर को समाप्त करते हैं। आपको इंतजार करना होगा, ये सीरीज मैं फिर से लेकर के आऊंगा अगले चैप्टर में और उसको पूरा डिटेल से बताऊंगा, यानी कि मेगा स्पोरोजेनेसिस को पूरा डीपली अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।